अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। टॉपिक है हमारे पास एक्सक्रीशन इन मैन या ह्यूमन बींग्स। इससे पहले प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोग प्लेनेरिया, देन अर्थवर्म एंड देन कॉकरोच, इनके अंदर स्टेप वाइज एक्सक्रीशन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इन एनिमल्स के अंदर हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात की कि उनके अंदर ऑर्गन्स उन वेस्ट को रिलीज़ करने के लिए, और वो वेस्ट कौन से हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड देयर बॉडीज़। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ह्यूमन बींग्स का केस, कि ह्यूमन बींग्स कौन कौन से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से मौजूद होते हैं। तो याद रखना है, जब हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो होता है यूरिया। अब याद रखें, प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यूरिया के अलावा बाकी कोई इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो मौजूद नहीं होगा। तो यूरिया के अलावा, यूरिया क्या है, वो मेजर क्वांटिटी है जिसके अंदर जिसकी फॉर्म में नाइट्रोजन को रिलीज़ किया जा रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पे जो माइनर क्वांटिटीज़ या स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज़ किया जा रहा होगा। जैसा कि हम लोगों ने जब नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात की थी, वहाँ पे भी ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेजर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा हैबिटाट पे, हैबिटाट के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी पे। उसके अलावा भी माइनर क्वांटिटीज़ के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे इन ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग के केस में कौन कौन से ऐसे एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, ये हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास यूरिया, क्योंकि जो प्रिंसिपल वेस्ट है वो क्या है, यूरिया। तो यूरिया को प्रोड्यूस कहाँ से किया जा रहा होता है, फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी डी अमाइनेशन की, कि अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन के बाद जो अमाइनो ग्रुप या NH2 ग्रुप हम लोग रिमूव करते हैं फ्रॉम अमाइनो एसिड, उससे क्या बनता है, अमोनिया, और वो अमोनिया देन कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे नोन एज यूरिया साइकिल। तो बेसिकली जो सोर्स होते हैं यूरिया की प्रोडक्शन का वो कौन होते हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स फर्स्ट कन्वर्ट होते हैं टू अमोनिया ड्यूरिंग डीअमाइनेशन, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि अमाइनो एसिड से NH2 ग्रुप को अगर रिमूव कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीअमाइनेशन, और उससे बनता क्या है, अमोनिया। देन अमोनिया कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लिवर एंड द साइकिल इज नोन एज यूरिया साइकिल, एंड द प्रोडक्ट इज यूरिया फ्रॉम दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया। दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको बॉडी में रिटेन नहीं कर सकते, और यूरिया को हम लोग ज़्यादा देर तक बॉडी में रिटेन कर सकते हैं क्योंकि वो डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है इसी अमोनिया की। उसके बाद क्रेटिनिन, क्रेटिनिन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मसल कैरेटिन। मसल कैरेटिन, मसल के अंदर एक प्रोटीन होती है कैरेटिन, उसी की ब्रेक डाउन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या होता है, क्रेटिनिन। उसके बाद यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उनके अंदर वो जब ब्रेक डाउन होती हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, यूरिक एसिड। और प्रोड्यूस ये भी कहाँ हो रहा होगा, ड्यूरिंग प्रोड्यूस ये भी कहाँ पे हो रहा होगा, इनसाइड द लिवर। उसके बाद बिलीरुबिन। अब RBCs को जब स्प्लिट किया जाता है इनसाइड द स्प्लीन, जब ये अपना लाइफ स्पैन 120 डेज कंप्लीट कर लेते हैं, तो इनको स्प्लिट करने की इनको जब स्प्लिट किया जाता है तो इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, वो हीमोग्लोबिन बेसिकली वो जब ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ से आयरन के मॉलिक्यूल्स और उसी के साथ बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब ये जो बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है इसकी भी दो फेट्स होती हैं, या तो इसको साल्ट्स के साथ कंबाइन करके इनसाइड द लिवर प्रोड्यूस करवा दिया जाता है बाइल, जो कि डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प आउट कर रहा होता है, या इसी बिलीरुबिन को एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स एंड फूड एडिटिव्स,
ये हम लोग ना चाहते हुए क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब याद रखें, ये जो यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और बिलीरुबिन थी, ये मेटाबॉलिक साइकिल्स के दौरान प्रोड्यूस हुए, लेकिन पेस्टिसाइड्स और ये जो ड्रग्स और फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स बेसिकली जब हम कोई भी वेजिटेबल को यूज़ करते हैं या फ्रूट्स को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर अगर पेस्टिसाइड यूज़ हुई है तो वो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी और उस पेस्टिसाइड को हम इनसाइड द बॉडी रिटेन नहीं कर सकते। उसको क्या करना है, हम लोगों ने लाजमी रिमूव करना है फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद ड्रग्स। अब याद रखें, ड्रग्स को अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो वो नशा आवर जो अद्वियात हैं, हम उनकी बात करते हैं, ड्रग्स की। और उसके बाद फूड एडिटिव्स, खुराक के अंदर जो हम लोग मसाला जात यूज़ करते हैं उनको हम लोग कहते हैं फूड एडिटिव्स, उनको भी रिमूव करवाया जा रहा होता है फ्रॉम द बॉडी। अब एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीटरी आर्गन की अगर बात करें तो दो तरह के बेसिक एक्सक्रीटरी आर्गन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लिवर एंड किडनी। लिवर की अगर बात की जाए तो लिवर प्लेज अ सेंट्रल रोल फॉर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के अंदर सेंट्रल रोल होता है लिवर का। उसके बाद एक्सक्रीशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब होम्योस्टेसिस की बात कर दी तो एक्सक्रीशन भी तो होम्योस्टेसिस का ही एक कंपोनेंट है। बिल्कुल, एक्सक्रीशन एक कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस का, लेकिन जो होम्योस्टेसिस के अंदर स्पेशल हम लोग लिवर का रोल डिस्कस करेंगे वो किस में होगा, एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन के अंदर भी याद रखना है, ये प्रोड्यूस करता है किसको, एक्सक्रीटरी वेस्ट को। प्रोडक्शन होती है यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट की, रिमूव नहीं करवा रहा होता, ये क्या करवा रहा होता है, प्रोड्यूस करवा रहा होता है। और उसके बाद सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस, बॉडी के अंदर जो सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस होता है वो भी क्या होता है, लिवर। अब ये आगे चल के जब होम्योस्टेटिक रोल ऑफ लिवर और एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लिवर हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे, तब आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी कि लिवर कैसे बॉडी के अंदर सेंट्रल जो होम्योस्टेटिक सेंटर और जो मेटाबॉलिक पाथवेज है उनके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। अब किडनी का रोल हम लोग एक्सक्रीशन में देखते हैं। अब याद रखें, यहाँ पे जो होगा एलिमिनेशन की हम लोग बात करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे थे इनसाइड द लिवर, लिवर ने उनको प्रोड्यूस कर दिया और रिलीज करवा दिया इनसाइड द ब्लड। अब ब्लड से उनको फिल्टर करवाना और बॉडी से रिमूव करवाना वो काम किसका होगा, किडनी का। उसके बाद किडनी का जो मेजर रोल होता है वो किसमें, ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म कर रही होती है किडनी। हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन है उसको कितना रखना है और कैसे मेंटेन करना है, ये काम भी किसका होता है, किडनी का। ये आगे चल के जब किडनी को एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम लोग इस पे डिटेल पे बात करेंगे। अब सबसे पहले है रोल ऑफ स्किन। अब सम टाइम स्किन को भी कंफ्यूज किया जाता है एज एन एक्सक्रीटरी आर्गन, लेकिन होता नहीं है ऐसा। नज़र आ रहा होता है कि स्किन क्या है, एक्सक्रीटरी आर्गन है, लेकिन होती नहीं है। स्किन का रोल जो है वो एज एन एक्सक्रीटरी आर्गन बिल्कुल कहीं पे भी जो बॉडी के अंदर है वो नज़र नहीं आता। अब स्किन का जो रोल है ये साथ मैंने अलग से मेंशन भी कर दिया है, नॉट एज एक्सक्रीटरी आर्गन, कि स्किन का रोल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी एक्सक्रीटरी आर्गन का रोल प्ले नहीं कर रही होगी स्किन। तो फिर क्या रोल प्ले करती है, स्किन रोल प्ले करती है स्वेट प्रोडक्शन, स्वेट प्रोड्यूस करना। स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्वेट लगते हो ऐसा रहा होगा आप लोगों को कि वाटर एंड साल्ट को क्या करवा रहा है, बॉडी से रिमूव करवा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो स्वेट है ये क्या कर रहा है, ये थर्मो रेगुलेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये स्वेट प्रोड्यूस कब होता है, ड्यूरिंग वार्म टेम्परेचर। अगर स्वेट का मकसद क्या होता, एक्सक्रीशन होता या मेटाबॉलिक वेस्ट या वाटर एंड साल्ट को रिमूव करवाना होता, तो ये स्वेट प्रोड्यूस होता ड्यूरिंग
विंटर सीजन में भी आता स्वेट, और कोल्ड टेम्परेचर में भी स्वेट प्रोड्यूस होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्वेट ओनली प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग वार्म टेम्परेचर। तो इसका मकसद क्या होता है? बेसिकली थर्मो रेगुलेशन। उसके बाद सीबम प्रोड्यूस होता है इन ओवर द स्किन, और ये सीबम प्रोड्यूस करवाते हैं सेबेशियस ग्लैंड जो कि स्किन के अंदर मौजूद हैं। अब इन सेबेशियस ग्लैंड्स का भी कहीं पर रोल नहीं होता एक्सक्रीशन का, बल्कि इनका रोल क्या होता है? प्रोटेक्शन, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना। अब याद रखें, हमारी बॉडी के अंदर 3 लाइंस ऑफ डिफेंस वर्क कर रही हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या है? स्किन प्रोटेक्ट करती है किसी भी जर्म को कि वो बॉडी के अंदर एंटर हो, लेकिन अगर वो फिर भी स्किन से भी बच के बॉडी में एंटर हो जाए तो दूसरा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं मैक्रोफेजिस, के जैसे ही कोई जर्म या कोई फॉरेन पार्टिकल जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए वो बॉडी में एंटर होगा तो मैक्रोफेजिस क्या करेंगे? उसको इंगल्फ कर लेंगे। अगर वो मैक्रोफेजिस से भी बच जाता है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवा के उसको क्या करवाता है? एलिमिनेट करवाता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम क्या है हमारी बॉडी में? स्किन। और वो क्यों है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस सीबम। ये सीबम क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद लुब्रिकेट भी कर रहा होता है स्किन को और हेयर ग्लैंड्स को, जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं प्रेजेंट इनसाइड द स्किन। तो स्किन का रोल कहीं पे भी एक्सक्रीशन में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। स्किन को एक्सक्रीटरी आर्गन हम लोग नहीं मानते। ठीक हो गया। अब हम लोग रोल ऑफ लिवर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 2 एक्सक्रीटरी आर्गन्स डिस्कस करने हैं ह्यूमन बींग्स के केस में, वो हैं लिवर एंड किडनी। स्किन को हम लोग एज एन एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं मान रहे, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? एलिमिनेट। तो लंग्स भी बेसिकली एक्सक्रीटरी आर्गन है, लेकिन वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि वो हमारे इस चैप्टर का हिस्सा नहीं होंगे। तो लिवर का रोल सबसे पहले देखते हैं, रोल ऑफ लिवर। अब याद रखें, लिवर 2 तरह का रोल परफॉर्म कर रहा है। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में एक टेबल बना के जो है लिवर को एक्सप्लेन किया गया है इस फॉर्म में, और एक पैराग्राफ की फॉर्म में, और साथ यूरिया साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है। तो जो आप लोगों को टेबल की फॉर्म में दिया गया है वो है होम्योस्टेटिक रोल ऑफ लिवर, कि लिवर होम्योस्टेसिस में क्या रोल प्ले करता है। और जो पैराग्राफ के अंदर दिया गया यूरिया साइकिल वो है एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लिवर। तो हम लोग पहले एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लिवर को डिस्कस करते हैं कि लिवर एक्सक्रीटरी रोल कैसे परफॉर्म करता है। अब जैसा कि हम लोगों ने बात की कि ह्यूमन के केस में प्रिंसिपल जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो कौन सा होगा? यूरिया। तो ये क्या करवाता है? यूरिया को प्रोड्यूस करवाता है फ्रॉम अमोनिया, क्योंकि अमोनिया बहुत रिएक्टिव है, इसको हम लोग बॉडी में रिटेन नहीं कर सकते। तो ये क्या करता है? बेसिकली साइकिल को स्टार्ट करता है। साइकिल को स्टार्ट करने के लिए ये क्या करता है? शंट करता है अमोनिया प्लस CO2 इनटू द साइकिल। अमोनिया और CO2 को कंबाइन करवा रहा होता है किसकी मौजूदगी में? प्रिकर्सर जो यहाँ पे ऑर्निथीन मौजूद है, प्रिकर्सर ऑर्निथीन की मौजूदगी में NH3 और CO2 कंबाइन करते हैं, और इनके कंबाइन करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? सिट्रुलिन। अब इस सिट्रुलिन के अंदर दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। सेकंड NH3 मॉलिक्यूल क्या किया जाता है? ऐड। क्योंकि जब हम इक्वेशन की बात करते हैं वहाँ पे भी हम लोग क्या कहते हैं? 2NH3 प्लस CO2 विल गिव अस यूरिया प्लस H2O। अब यहाँ पे सिट्रुलिन देन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आर्जिनोसक्सिनेट, एंड दिस आर्जिनोसक्सिनेट विल देन कन्वर्ट इनटू आर्जिनिन, एंड दिस आर्जिनिन, इस आर्जिनिन को स्प्लिट कर रहा होगा एक एंजाइम, और वो 2 चीज़ें प्रोड्यूस करवा रहा होगा। एक तो इस आर्जिनिन से यूरिया प्रोड्यूस हो रहा होगा जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जिसके लिए ये सारे का सारा साइकिल क्या कर रहा है? रन कर रहा है। अब याद रखें, एक साइकिल के अंदर प्रिकर्सर सब्सटेंस का होना ज़रूरी है, तभी तो ये साइकिल बनेगा। अगर यहाँ पे
ऑर्निथीन प्रोड्यूस ना हो आर्जिनिन से, आर्जिनेज एंजाइम की एक्टिविटी के बाद, तो हम इसको साइकिल नहीं कहेंगे, क्योंकि उस साइकिल के लिए इस ऑर्निथीन का बनना ज़रूरी है। इसी ऑर्निथीन के साथ तो कंबाइन करना है किसने, अमोनिया ने और CO2 ने। तो यहाँ से यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑर्निथीन। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है जिस साइकिल को हम लोग नाम देते हैं यूरिया साइकिल। तो ये एक मेटाबॉलिक साइकिल है जो कि रन कर रहा होता है इनसाइड द बॉडी और ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है यहाँ से यूरिया। अब यूरिया एक चीज़ तो लेस वाटर सप्लाई और लेस वाटर कंजम्पशन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट किया जा सकता है, और दूसरे नंबर पे यूरिया जो है लेस टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो ये तो था एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लिवर। अब है होम्योस्टेटिक रोल ऑफ लिवर। आप लोगों की बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर इसको एक जो है टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैंने भी कोशिश की है कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक वाली ही वर्डिंग रहे, क्योंकि MD कैट के स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं कि जब MD कैट में MCQs उठाए जाते हैं तो बेसिकली वो क्या होते हैं, बुक्स की ही लाइंस होती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि वही रोल होम्योस्टेसिस में हम लिवर का डिस्कस करें जो आप लोगों की बुक के अंदर दिया गया है। तो होम्योस्टेटिक रोल को अगर बात करें, सबसे पहला रोल है सेंथिसिस। लिवर क्या करवा रहा होता है, सेंथिसिस। किस चीज़ की सेंथिसिस करवा रहा है लिवर? लिवर सेंथिसाइज करवा रहा है नाइट्रोजिनस वेस्ट को। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट ह्यूमन के केस में बात करें तो अमोनिया, यूरिया प्रिंसिपल वेस्ट, और इन स्मॉल क्वांटिटी यूरिक एसिड। तो तीनों को प्रोड्यूस क्या करवा रहा है, लिवर। अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो और जो यूरिया है वो प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम अमोनिया ड्यूरिंग यूरिया साइकिल, और जो यूरिक एसिड है ये प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया। अब दूसरी जो चीज़ है वो है प्लाज्मा प्रोटीन, जो सेंथिसाइज हो रही है इनसाइड दिस लिवर। अब प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, दो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो फर्स्ट वन है इनका रोल होगा ब्लड क्लॉटिंग में, और जो थर्ड है एल्ब्यूमिन्स, दे बेसिकली मेंटेन बॉडी ऑस्मोटिक लेवल। बॉडी के अंदर ब्लड ऑस्मोटिक लेवल को ये क्या करती हैं, मेंटेन। और ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस बुक फर्स्ट में चैप्टर नंबर 14 के अंदर। अब जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये जब बॉडी में कहीं पे भी इंजरी होगी तो प्रोथ्रोम्बिन चेंज होगी इनटू थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगी फिब्रिनोजन को, और ये फिब्रिनोजन चेंज हो जाएगी इनटू फिब्रिन, और ये फिब्रिन ही तो प्लेटलेट्स के साथ क्या करती है, मैच करती है और क्या बना देती है, ब्लड क्लॉट। तो रोल क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन चेंज हुई इनटू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को कन्वर्ट किया इनटू फिब्रिन, और ये फिब्रिन जो है प्लेटलेट्स के साथ मिलकर क्या बनाएगी, ब्लड क्लॉट। उसके बाद एल्ब्यूमिन्स का रोल हम लोग क्या करते हैं कि ये बेसिकली लिगेंड का काम कर रही होती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर रही होती हैं, लिगेंड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब लिगेंड्स क्या हैं, कोई भी आयन लाइक सोडियम आयन, लाइक क्लोराइड आयन, या समटाइम हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन की बात करें या विटामिन डी की बात करें, इनको ये कैरी करवा रही होती हैं इनसाइड द ब्लड के अंदर इनको क्या करवाती हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रही होती हैं दीज एल्ब्यूमिन्स। और इसीलिए हम जो एल्ब्यूमिन का काम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, दे बेसिकली मेंटेन ऑस्मोटिक लेवल, ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक लेवल को क्या करती हैं, मेंटेन। उसके बाद बाइल प्रोड्यूस हो रहा होता है इनसाइड द लिवर, इसका भी रोल आप लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस बुक फर्स्ट में, जहाँ पे डाइजेशन को डिस्कस किया था कि बाइल इज़ अ जूस जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। यहाँ पे क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं, और साल्ट्स के साथ अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे बिलीरुबिन, ये मौजूद होती है। ये साल्ट्स क्या करते हैं, आकर जो लिपिड के लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हैं लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन। अब लिपिड्स, इनकी भी आगे वेरियस टाइप्स हैं, ये भी सिंथेसाइज हो रहे होते हैं इनसाइड द लिवर। कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर का काम कर रहा होता है कुछ हार्मोन्स के लिए, लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स
जिसको हम लोग जिनको सेक्स हार्मोन का भी नाम देते हैं, जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन केस ऑफ फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल, इनके लिए कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्रिकर्सर का काम कर रहा होता है। उसके बाद लिपोप्रोटीन, अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा इसको गौर से सुनना है। लिपोप्रोटीन की बेसिकली हम लोग 5 टाइप को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है LDL और HLDL। वो क्या है? LDL का मतलब है लो डेंसिटी लिपिड्स। अब जो लिपोप्रोटीन है यहाँ पे इसके अंदर क्या है, 2 चीज़ें हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। अब अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड्स की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, इसीलिए तो ये क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से ज़्यादा होती है। तो अगर LDL की बात करें या HLDL की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, हाई डेंसिटी की अगर बात करें हाई डेंसिटी की, तो हाई डेंसिटी के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल की रेशो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स। 2 चीज़ों का मजमूआ है लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का। अगर प्रोटीन की रेशो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो हम उनको बोलेंगे हाई डेंसिटी। तो वो तो ईजिली जो है ब्लड के साथ क्या करेगा, फ्लो करता रहेगा, ब्लड के अंदर वो फ्लोट करता रहेगा। लेकिन अगर जो लो डेंसिटी होगा वहाँ पे क्या होंगे, लिपिड ज़्यादा होंगे, तो वो ब्लड के अंदर फ्लो इजीली नहीं कर सकेंगे। तो वो जब फ्लो नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ वो बाइंड हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, नैरो कर देते हैं, और उसी की वजह से जो हार्ट अटैक या जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं वो उसका रिस्क भी क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो इसलिए क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर जो हाई डेंसिटी लिपिड्स हैं या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो होनी चाहिए, और लो डेंसिटी की मिकदार क्या होनी चाहिए, जो LDL है इसकी मिकदार क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्टोरेज लिपिड्स, स्टोरेज ये किसकी तरह होता है, आयरन एंड हैवी मेटल्स। उसके बाद ग्लाइकोजन की, अब ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी हम लोग कहते हैं। तो ग्लाइकोजन 2 जगह पे स्टोर हो रही होती है, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी के अंदर। वो कहाँ पे, लिवर के अंदर और उसके बाद मसल्स के अंदर। तो ग्लाइकोजन इज़ एन एनर्जी रिजर्व। जब भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा रहा होगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो ग्लूकोज को जो प्रोड्यूस करवाया जा रहा होगा, जब ग्लूकोज की क्वांटिटी कम होगी वो किससे प्रोड्यूस करवाया जा रहा होगा, फ्रॉम ग्लाइकोजन। अब कन्वर्जन किस चीज़ की करता है, ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज की ग्लाइकोजन के अंदर, फिर लैक्टिक एसिड की ग्लाइकोजन के अंदर, और फिर ग्लाइकोजन की अगेन इनटू ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन है ये कब हो रही होगी, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब याद रखें, अगर ब्लड के अंदर या सेल्स के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा मिकदार में जमा होना शुरू हो जाए तो सेल का ऑस्मोटिक लेवल क्या हो जाता है, चेंज। तो इसलिए जो ग्लाइकोजन है वो क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, बजाय इसके कि ग्लूकोज को स्टोर किया जाए इनसाइड द सेल्स। लैक्टिक एसिड, जब कोई हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं मसल्स के अंदर, तो मसल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लाइकोजन। उसके बाद ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, के जब ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो ब्लड के अंदर तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या बनवाया जा रहा होता है, ग्लूकोज। उसके बाद रिसाइकलिंग, ओल्ड RBCs जो होते हैं उनके कंटेंट्स होते हैं उनको रिसाइकल करवाया जा रहा होता है इनसाइड जो लिवर है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स, इनको रिमूव तो करना ही करना है हमने बॉडी से, लेकिन उससे पहले इनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, इनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है इनसाइड द लिवर। तो ये थे कुछ होम्योस्टेटिक रोल ऑफ लिवर, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लिवर। हमने जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की थी, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात हम लोग कर चुके हैं, लिवर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।